नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या फिर हो सकेंगे महत्वपूर्ण, उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले ये सभी प्रश्न जो इस क्लास में लिए गए हैं वो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। और ये सभी जो इस क्लास में प्रश्न लिए गए हैं इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उनको भी हम लोग पढ़ेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो देखिए, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। भारत का एक राज्य जिसका नाम है क्या, यहाँ पे इसका जवाब लिखेंगे। भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, गुजरात। अब गुजरात राज्य की जो तट रेखा है यानी कि जो तटीय बेल्ट है उसका ऐसे ऐसे करके गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, उसका जो तट रेखा है वो भारत में सबसे लंबी है, सभी राज्यों में से सबसे लंबी है। अब अगर आपसे पूछे वहीं पे अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य क्या है तो क्या कहेंगे आप लोग? नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहना है, जरूर बताना है। तो सबसे छोटा जो तट रेखा है वो हो जाएगा आपका गोवा, वो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बता दीजिए कि भारत का कुल तट रेखा कितनी है, भारत का कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। अब ये आप लोग इंडियन ज्योग्राफी जब पहला लेसन ही पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार, तभी बताया जाता है कि कुल तट रेखा में भारत का कुल तट रेखा कितने किलोमीटर की है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत की जो कुल तटीय रेखा सीमा है वो है आपका 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा तट रेखा रखता है, विश्व में सबसे बड़ा तट रेखा किस देश के पास है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कनाडा के पास है सबसे ज्यादा तट रेखा। अब भारत की बात करें, भारत भी आपके कुछ देशों से सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस देश की सीमा साझा होती है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किस देश की भारत के साथ सीमा साझा होती है, सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है भारत, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भारत सीमा साझा करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ठीक से लिख लीजिए, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भारत का सीमा साझा होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान है सबसे कम भारत के साथ सीमा लगाता है। 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा लगती है। तो इतनी बातें, इस एक प्रश्न से आप लोग इतनी बातें याद रखेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या बताया कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो तटरेखा वो सबसे लंबी है। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। भारत की कुल तटरेखा जो मुख्य भूमि और द्वीपों को मिला करके है 7516 किलोमीटर। विश्व में सबसे लंबा तटरेखा कनाडा का है, उत्तरी अमेरिका का एक कंट्री है कनाडा। ठीक, इसका तटरेखा सबसे लंबी है। और उसके बाद भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका। अफगानिस्तान और सबसे कम सीमा साझा भारत के साथ करता है। इतनी बातें आप लोग इस एक प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये हम लोग मुख्य रूप से ये जियोग्राफी में ही पढ़ते हैं, इंडियन जियोग्राफी में ये सब बताया जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये संरक्षण जो अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया। अब क्यों पारित किया गया? क्योंकि पर्यावरण की देखरेख, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। कुछ एक्ट पारित किए जाते हैं। आइए चलिए देखिए, हमारे देश में कुछ एक्ट पारित किए गए हैं जो आपके संरक्षण को ध्यान में रख करके चीजों को बचाने के प्रयास में लागू किया गया है। अगर आपसे पूछे कि वन्य जीव मतलब हमारे देश में
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीवों को बचाने के लिए, छोटे मोटे मासूम जो वन्य जीव होते हैं उनको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण एक्ट भारत में कब आया था? तो ये 1972 में आया था। अगर आपसे और बातें पूछे, अगर आपसे पूछे कि भारत वन्य जीव संरक्षण पूछे 1972, अगर आपसे पूछे कि वन संरक्षण एक्ट कब आया था, वनों को बचाने, वन की कटाई को रोकने के लिए, वनों को बचाने के लिए और ज्यादा वन लगाने के लिए, ठीक ना, वन संरक्षण एक्ट भारत में कब आया था? ये 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। अगर आपसे पूछे कि भारत में वन एक्ट कब आया था, वन संरक्षण नहीं, वन एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1927 में। वन एक्ट कब आया था? 1927 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जल एंड पर्यावरण नियंत्रण एक्ट कब आया था? ये भी आप लोग ध्यान बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि जल एंड पर्यावरण, इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए जल एवं पर्यावरण नियंत्रण एक्ट कब आया था, तो ये जो एक्ट आया था भारत में ये 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में। तो इतनी चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या क्या बताया, आइए चलिए देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ये 1986 में आया था। कब पारित हुआ था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया था और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में इसके बाद आता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वन संरक्षण एक्ट कब आया भारत में, तो ये 1980 में आता है। उसके बाद केवल वन एक्ट पूछ ले तो 1927 में आया है, ठीक ना। इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। देखिए ध्वनि की जो चाल है, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, सर्वाधिक, ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ठोस में। ठोस जितने ज्यादा होगा उतने ज्यादा ध्वनि की चाल होगी, तो सर्वाधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की चाल कम किस में होती है, थोड़ी कम हो जाएगी किस में, तो हवा में ध्वनि की चाल कम होती है। अगर आपसे पूछे कि बिल्कुल ध्वनि की चाल नहीं है, मतलब एकदम शून्य, कहाँ पे होती है ध्वनि की चाल, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल भी नहीं होती। कहाँ पे? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर अब ध्वनि के बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ध्वनि लिखेंगे, ध्वनि हेडिंग बनाएंगे। अब ध्वनि के बारे में क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये बातें हम लोग देख लेते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो चीजें एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं उन्हीं चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए ध्वनि के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दूसरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का वेग कितना होता है, तो देखिए ध्वनि का वेग 332 अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये इसकी वेग होती है हवा में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि का जो चाल है हवा में वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी अलग अलग चीजों में पूछा जाता है कि ठोस में कितनी चाल होती है, हवा में कितनी चाल, ध्वनि का वेग कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है। इस तरह से अन्य अन्य गैसों का नाम लेकर के भी पूछा जाता है कि इसमें ध्वनि का वेग कितना होता है। लेकिन आप लोग कम से कम हवा में तो जरूर याद रखेंगे कि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि किस में मापी जाती है, इसका मात्रक क्या है, इकाई क्या है, तो इसको डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसीबल में। आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसे करके होता है डेसीबल में, सिंबल इसका इसमें मापते हैं। अब अगर आप लोग जानते हैं अगर तापमान पे ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान से ध्वनि पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 1 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं किसी भी निकाय का, तो उसमें देखिए ध्वनि का चाल जो है वो आपका 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये इसका प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड वो बढ़ जाती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं कि किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। तो निर्यात में ध्वनि
गमन नहीं करती, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ध्वनि का जो चाल है सर्वाधिक होता है ठोस में, उससे कुछ कम होगा हवा में। फिर जितनी ज्यादा विरलता आएगी उतनी ज्यादा ध्वनि की चाल कम होती जाएगी। एक समय जब निर्वात एकदम हो जाएगा वो ध्वनि की चाल किसी हो जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी। इसी वजह से अंतरिक्ष में कोई बोले तो सुनाई नहीं देता। इकाई क्या है इसकी? डेसिबल है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। उसके बाद ध्वनि तरंगे जो है कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और बात करें तो ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे ध्वनि का चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बढ़िया क्लास है और इसमें बहुत मेहनत किया जाता है बताने के लिए और सब चीजें खोज के लाने के लिए। और आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे मिलेगा, आप इसका पीडीएफ भी पा करके पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी से, और इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से प्रश्न लिया गया है। तो आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होने वाला है। यहाँ पे कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो एक दर्रा है जिसका नाम है क्या? जोजिला दर्रा। एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा, ठीक ना। तो जोजिला दर्रा क्या काम करता है? जोजिला दर्रा क्या काम करता है? तो ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर है ना जम्मू कश्मीर में, वो जोड़ता है लेह लद्दाख में, लद्दाख के लेह से। लेह कहाँ पे है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लद्दाख में। और श्रीनगर कहाँ पे है? तो ये भी बातें आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके अलावा जोजिला दर्रा ये काम करता है। अब कुछ दर्रे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, जो मुख्य दर्रे हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, नाथुला दर्रा आप लोग ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा ये अगर आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है सिक्किम से लेकर के सिक्किम में नाथुला दर्रा है। आप लोग को सीधे पूछता है कि सिक्किम किस देश कहाँ पे स्थित है, मतलब नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तो ये सिक्किम से लेकर के चुम्बी घाटी तक जाता है। अब चुम्बी जो घाटी है ये कहाँ पे है? तो चुम्बी घाटी आप लोग ध्यान रखेंगे ये तिब्बत में है। कहाँ पे? तिब्बत। अब तिब्बत पे किसका आधिपत्य है? अब चीन का आधिपत्य है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? ये सिक्किम से लेकर के तिब्बत तक रास्ता, चुम्बी घाटी तिब्बत तक रास्ता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे बड़ा लाचा दर्रा। ऐसे बड़ा लाचा दर्रा अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे है? बड़ा लाचा दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन रास्ता पूछे कि हिमाचल प्रदेश से ये कहाँ तक जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे लद्दाख तक जाता है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। तो यहां तक जाता है। अगर आपसे पूछे कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पे जाता है, बुर्जिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये आपके श्रीनगर, अभी हमने बताया कि श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की राजधानी। श्रीनगर से लेकर के ये जाता है गिलगित तक, गिलगित तक जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, गिलगित तक जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में बताया और वो किन स्थानों को जोड़ती है इस चीजों को बताया। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है कि ये किस दो स्थानों को जोड़ती है, कहां से कहां जाने का इस पे मार्ग है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे दर्रों के बारे में। तो दर्रा जोजिला दर्रा क्या है? श्रीनगर से लेह तक जाती है। कहां से? श्रीनगर से लेकर के लेह तक जाती है। नाथुला दर्रा सिक्किम से चुम्बी घाटी तिब्बत तक जाती है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक जाता है, ठीक। उसके बाद बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से लेकर के गिलगित तक का रास्ता है बुर्जिल दर्रे से होते हुए, ठीक। अगला प्रश्न है साइंस से हो गया। अब कुछ कल्चर यानी कि खेती, मतलब पालन या खेती कह सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला कल्चर किस चीज से संबंधित है, या फिर इसमें किस चीज का उत्पादन या फिर खेती, या फिर इसमें किस चीज का पालन किया जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि साइंस के बायोलॉजी के होते हैं, ठीक, बायो पार्ट के होते हैं। वहां पे आप लोग पढ़ेंगे तो पहले ही लेसन में इसको बता दिया जाता है। तो देखिए सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें सेरीकल्चर में रेशम की खेती की जाती है। किसमें? रेशम, इसमें रेशम की खेती की जाती है। तो ये भी बातें। अब कुछ कल्चरों के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि वीटी कल्चर किससे संबंधित है, वीटी
कल्चर किससे संबंधित है? तो इसमें वीटी कल्चर में बहुत पूछा जाता है, अंगूर की खेती की जाती है। किसमें किसकी खेती की जाती है? इसमें अंगूर की खेती की जाती है। ये बातें आप लोग जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मछली पालन किया जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, एपी कल्चर में क्या किया जाता है? एपी कल्चर, तो इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर अगला प्रश्न है कि वर्मी कल्चर में क्या किया जाता है, वर्मी कल्चर में क्या किया जाता है, तो वर्मी कल्चर में देखिए यहाँ पे केचुआ पालन किया जाता है। अब कहेंगे कि आप लोग केचुआ क्यों पाला जाता है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत केचुआ है, यहाँ से पकड़ के क्यों नहीं ले जाते। तो देखिए केचुआ का पालन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बनाती है, इसलिए इसका पालन किया जाता है। और जहाँ पे कम उपजाऊ वाली जगह होती है वहां पे ले जाकर के इनको छोड़ा जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ की जो मिट्टियां हैं वहां पे ह्यूमस की मात्रा कम है, यानी कि जीवांश की मात्रा कम है। इस वजह से यहाँ पे इसको पाला जाता है। और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूमि को उर्वरक बनाती हैं। तो ये इस वजह से इसका पालन किया जाता है अधिक मात्रा में। ठीक, तो आइए इसका रिवीजन करते हैं। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो वो रेशम की खेती की जाती है, सेरीकल्चर। वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, और पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है, और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, और वर्मी कल्चर में केचुआ पालन किया जाता है। तो ये सभी बातें अपने कॉपी में नोट करेंगे। सभी प्रश्न यहाँ पे जितने भी लिए गए एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बता पाएंगे जो इंपॉर्टेंट ना हो। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की, अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में आयोजन पूछ ले कहाँ पे हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ आयोजन इसका? तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें विजेता कौन रहा है, तो वो आपके महाराष्ट्र राज्य रहे हैं। कौन सा? महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो आयोजन है तमिलनाडु में हुआ, और इसके विजेता रहे महाराष्ट्र। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें? साइंस में, या सॉरी ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये कहाँ की चित्रकला शैली, या फिर कौन सा राजा चित्रकला को प्रोत्साहित किया है, कौन सा राजा किस चीज से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न यहाँ पे वहां पे हिस्ट्री में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी है? तो उड़ीसा राज्य की है। किस राज्य की? उड़ीसा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिथिला और मधुबनी। तो मिथिला पेंटिंग के बारे में पूछे, या फिर मधुबनी भी कहा जाता है, मधुबनी ये कहाँ की फेमस है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सब्जी में नमक इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बिहार का चित्रकला शैली है। यहाँ पे दीवालों पे चित्र बनाए जाते हैं, जैसे सीता स्वयंवर का चित्र बना दिए दीवाल पे, या फिर राम जब वन को जा रहे थे तब का चित्र बना दिए, तो उसको कहा जाता है मिथिला पेंटिंग। और वो कहाँ की फेमस है? वो बिहार की फेमस है। ठीक ना, मिथिला पेंटिंग। अगर आपसे पूछे कि चौक पूरन कहाँ का फेमस चित्रकला शैली है, चौक पूरन, तो आप लोग देखते हैं कि कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, ऐसे ऐसे करके, पता नहीं कैसे बनाई जाती, इस तरह से हमारे यहाँ दीवालों पे बनाई जाती हैं। तो चौक पूरन कहा जाता है, और वो कहाँ के है? उत्तर प्रदेश का फेमस चित्रकला शैली है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा और भी कुछ चीजें, अगर आपसे पूछे कि मांच कला कहाँ का है, मांच कला, तो ये भी दीवालों या फर्श पे बनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश की चित्रकला शैली है।
इसके अलावा एक और मात्रा आप लोग ध्यान रखेंगे, रंगोली पूछ ले, चित्रकला शैली एग्जाम में पूछा गया है। रंगोली कहाँ की चित्रकला शैली है, तो ये महाराष्ट्र का, ये फेमस भी है, शायद आप लोग को पता भी हो, तो महाराष्ट्र का चित्रकला शैली है। बस एक और आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं बचा, मांडना ऐसे करके है, मांडना, ये कहाँ की चित्रकला शैली है, मांडना ऐसे आड़ा रहेगा यहाँ पे, आड़ा, तो मांडना कहाँ का है, तो ये है आपके राजस्थान का। तो ये कुछ चित्रकला शैली है जिसे आप लोग को ध्यान रखना है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय है, तो ये जो पटचित्र शैली है ना, ये आपके उड़ीसा राज्य में फेमस है, ठीक। और मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार की फेमस चित्रकला शैली है। एग्जाम में कई बार मतलब स्टूडेंटों का खोपड़ी खा चुका है, ठीक। तो अगला है चौक पूरन, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मांच कला शैली, ये मध्य प्रदेश की है। और रंगोली महाराष्ट्र में, रंगोली होली वाला रंगोली नहीं, रंगोली, हाँ रंगोली वही वाला रंग वाला जो क्या दिवाली वगैरह में लोग बनाते हैं अपने घर में, वही रंगोली होती है और वो महाराष्ट्र की फेमस है चित्रकला शैली। मंडपा जो है राजस्थान का है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है, नहीं तो आप लोग जब एग्जाम में पूछेगा तब आप लोग देख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि है। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए भारत में जो सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं वो नीलम संजीवा रेड्डी रहे हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी ये सबसे मतलब युवा राष्ट्रपति थे भारत के। उसके बाद ये निर्विरोध भी चुने गए थे, ये भी बात ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक। तो ये भी बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये कैसे निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये तो आप लोग को पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, क्योंकि ये दक्षिण कोरिया के और युगांडा के बच्चे को भी पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे बात ये याद रखने वाली है कि ये लगातार 2 बार बने थे, ये लगातार 2 बार बने थे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रतिभा देवी पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। तो ये तो बात आप लोग सही बताए हैं, कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने थे, भारत के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने थे, तो भारत के जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, राजीव गांधी, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी बातें, तो राष्ट्रपति का अगर आपसे पूछ ले कि पद किस अनुच्छेद में है, तो पद है अनुच्छेद नंबर 52 में। राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद नंबर 53 में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का शपथ कहाँ पे है, तो शपथ है तो अनुच्छेद 60 में शपथ है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महाभियोग राष्ट्रपति पे किस अनुच्छेद में है, महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग लिया कहाँ से गया है, अमेरिका से। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रपति कौन है, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी हैं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और लगातार 2 बार बने थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। और भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन रहे, राजीव गांधी रहे। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 53 में, और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, और राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में। तो ये सभी बातें इंडियन पॉलिटी की हैं जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पॉलिटी का प्रश्न आ चुका था और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी लिख सकता था, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लिख सकता था, लेकिन क्या करे एग्जामिनर को बेचारे
बालक के मूड खाना, तो यहाँ पे इंग्लिश दे करके कभी कभी स्टूडेंटों के जज्बातों के साथ खेल जाता है एग्जामिनर। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर आपसे पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो द हेग में है। ये सभी बच्चों को याद होगा, द हेग में। और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में, वहां पे द हेग है। वहां पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग में, अभी बताया गया। अगर आपसे पूछे कि इसमें न्यायाधीश कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है, तो इसमें न्यायाधीश जो होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा है या फिर सरकारी भाषा है, कार्यकारी भाषा जो कार्य करने की भाषा है वो दो है। कौन कौन सी है? एक तो अंग्रेजी में यहाँ पे कार्य किया जाता है, अंग्रेजी, और दूसरा किस चीज में कार्य किया जाता है? फ्रेंच में। अंग्रेजी और फ्रेंच नहीं, फ्रेंच में काम किया जाता है। ठीक, तो ये आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कुछ सरकारी भाषा हैं, दो सरकारी भाषाएं हैं। अब अगर आपसे पूछे कुछ संस्थाओं के बारे में, अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय, क्योंकि यहाँ पे मुख्यालय के बारे में पूछा तो हम लोग मुख्यालय के बारे में दो चार पढ़ लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे आईएमएफ का मुख्यालय, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, तो इतनी बातें सब आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। अरे द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसमें न्यायाधीश कितने हैं? 15 न्यायाधीश हैं। अरे इसमें 15 न्यायाधीश हैं। कार्यकारी भाषा इसमें दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। बहुत सारी मरुस्थलें हैं, वो पूछी जाती है किस महाद्वीप में स्थित है या फिर इनका विस्तार किन देशों में है। इस तरह के प्रश्न और मरुस्थलों से पूछी जाती हैं। तो कुछ यहाँ पे विशेष है नहीं। आइए चलिए बताते हैं। आप लगातार क्लास में बने रहेंगे तो आपको वैसे ही सब कुछ तैयार हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है प्रश्न। यहाँ पे लगभग चारों ओर हम लोग घूम लेते हैं, चारों दिशाओं में हम लोग घूम के आ जाते हैं। इस क्लास ऐसा क्लास ये बनाया गया है कि आपको सब चीज तैयार हो जाएगा। देखिए गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो गोबी का मरुस्थल जो है अगर आपसे पूछे किस देश में है, तो ये देखिए मंगोलिया। ज्यादा तो ऑप्शन में कभी मंगोलिया अकेले रहता है और कभी दोनों, मंगोलिया और चीन रहता है, दोनों मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पे। लेकिन महाद्वीप यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये महाद्वीप आप लोग बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में, एशिया में ये स्थित है। एशिया का ये सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, लेकिन सॉरी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, थार, जो राजस्थान वाला है वो हो जाएगा। ठीक, विस्तार हमने बताया, विस्तार मंगोलिया का, ये मंगोलिया और चीन में है। तब कुछ मरुस्थलों के बारे में, अब मरुस्थल आया तो हम लोग मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के कुछ मरुस्थलों के बारे में। देखिए अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, कालाहारी मरुस्थल, तो इसका जो विस्तार है वो है आपके, जो कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना में है। कहाँ पे? बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका का एक कंट्री है। कहाँ पे? अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है। अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे तकला मकान मरुस्थल, तो अगर आपसे पूछे कि तकला
तकला मकान मकान या फिर हाँ मकान ही लिख लीजिए। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये चीन में मरुस्थल है, ठीक ना। अगर आपसे पूछे कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये आपके अमेरिका में है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे द लगाइए नहीं गड़बड़ हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। आप लोग कहेंगे कि मास्टर गलत बता दिया, तो देखिए गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो अगर आपसे पूछे विस्तार किन देशों में है, तो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे ये स्थित है। गोबी मरुस्थल बड़ा मरुस्थल है जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस महाद्वीप में स्थित है, अगर आपसे पूछे कि महाद्वीप में, एग्जामिनर पूछ रहा है कि नहीं महाद्वीप हमको बताओ, तो महाद्वीप कौन से महाद्वीप में है, एशिया। कालाहारी मरुस्थल देश पूछेगा तो बोत्सवाना, नहीं तो फिर अफ्रीका। और बहुत सारे ऐसे मरुस्थल हैं जो कई देशों में बटे हुए हैं, मतलब कई देशों में विस्तार है उनका। तो ज्यादा फोकस तो देशों में नहीं करता है, महाद्वीपों पे करता है। जैसे सहारा मरुस्थल पूछे, बहुत बड़ा है, बहुत देशों में है, तो अफ्रीका में इसका पूछ लेगा, अफ्रीका महाद्वीप। तकला मकान मरुस्थल चीन में है, ये तो देश है, चीन देश में। ये तकला मकान जब पूछेगा, अगर वो केवल एक देश की सीमा के भीतर है तो वो देश ही पूछेगा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो जो योजनाएं वगैरह पूछी जाती हैं या तो करंट से रहेगा या तो इकोनॉमी से रहेगा। इकोनॉमी में योजनाएं वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी के प्रश्न। सुकन्या समृद्धि योजना है जो बालिकाओं के लिए, जो छोटी बच्चियां होती हैं तो उनके लिए लघु जमा योजना है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना, मतलब छोटी छोटी जमा योजना है, छोटा जमा योजना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखिए सुकन्या समृद्धि जो योजना है वो शुरुआत किया गया था 2015 में। कब शुरुआत हुआ था, ये शुरुआत हुआ था इसका 2015 में। इसमें क्या किया जाता है, 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं, 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं, उनका खाता खुलवाया जाता था। और उसमें जैसे जीवन बीमा होता है वैसे करके उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो जाता था। और ये योजना चलाई गई थी, एक योजना है मेन योजना जो जिसका नाम है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया। इसमें खाता अगर आपको खुलवाना है तो आप किसी भी संपर्क के बैंक में जा करके, किसी भी आपके नज़दीक में या फिर कोई संपर्क का बैंक हो उसमें जा करके आप लोग छोटी बच्चियां जो 10 वर्ष से कम है उनका खाता खुलवा सकते हैं। इससे आपको एक बड़ी छोटी छोटी रकम जमा करेंगे तो फ्यूचर में आपको वही रकम इकट्ठा होकर के आपको और उस पर ब्याज जुड़ करके एक बड़ी रकम के रूप में मिलेगी आपको, जिससे आप उस बच्ची की, छोटी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो उसको पढ़ा सकते हैं। उसके पढ़ाई में अगर आपको उसको कोई बड़ी पढ़ाई कराना है, 2-4-5 लाख का खर्चा है तो इससे उसको कर सकते हैं। या फिर आपको शादी ब्याह की अगर अभी से चिंता है तो शादी ब्याह के लिए पैसे जमा कर सकते हैं इस योजना के तहत, मतलब बच्ची के हित के लिए होगा, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसको आपको अगर आप में आपके घर में कोई है तो लाभ उठाना चाहिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो क्या बात है, ये कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है और कंप्यूटर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग, देखिए दिमाग कंप्यूटर के पास में होता है, यहाँ पे लोगों के पास ही नहीं दिमाग है, अब कंप्यूटर के पास भी दिमाग आने लगा। देखिए कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है तो उसके सीपीयू को कहते हैं, सीपीयू। अब तो सीपीयू कंप्यूटर मॉनिटर के जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है जब से लैपटॉप आ गया हाई क्वालिटी का। तो देखिए कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू भी 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी 2 मॉडल होते हैं, मतलब मॉडल नहीं, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और दूसरा इसका भाग होता है क्या, LU, यानी कि लॉजिकल यूनिट इसको बोलते हैं। तो पहला वाला का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरिथमेटिक होता है, अरिथ यहां पे हो जाते हैं अरिथमेटिक
अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओ नो, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी कंप्यूटर से जुड़ी फुल फॉर्म को मतलब फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, जैसे रैम के बारे में पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रोम। रोम क्या होता है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मस्तिष्क कंप्यूटर का किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। इसको सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू, एक एलयू। एलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। और एलयू का पूछे तो लॉजिकल यूनिट होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा कौन है? तो देखिए, कंप्यूटर में जो सहायक मेमोरी होते हैं, जो अलग से यूज करते हैं यार हम लोग कंप्यूटर में, या फिर किसी काम को करने के लिए जो सहायक मेमोरी होता है, एक तो उसका जो रोम होता है, रैम होता है, वो होता है, और दूसरा अलग से लगाते हैं तो उसको सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो देखिए, तो वो उसके कुछ एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे हैं। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, जो आप लोग रील वाला कैसेट, जिसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं जब खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं टेप। तो ये पहले वो बाजा आता था ना, बड़ा बड़ा बाजा रहता था, जिसमें कैसेट लगती थी और फिर गाना बजता था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है लेके जाती है, तो ऐसे गाना बजता था। तो वो होता है मैग्नेटिक टेप। और फिर जब खराब हो जाता था, वो क्या बोलते हैं, कैसेट जब खराब हो जाता था तो बच्चे उसको निकाल करके क्या करते थे, उससे पतंग उड़ाते थे। ठीक, अब सीडी रोम, हाँ इसका एक और एग्जाम्पल सीडी रोम हो गया। सीडी रोम, जो सीडी वाला कैसेट ऐसे गोल गोल सा आता था, सीडी वाला कैसेट। और ये जो मैग्नेटिक जो टेप है, ये कैसे रहता था? ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे रहता था, और बीच में ऐसे ऐसे रहता था। तो ये जो होता है मैग्नेटिक टेप होते हैं। सीडी रोम हो गया। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गया। तो ये फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क होगा, ये सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रयोग होते हैं। हार्ड डिस्क, जो इसमें डाटा संग्रहित किया जाता है, हार्ड डिस्क हो गया। एसएसडी, अब तो एसएसडी आता है, जैसे मेरे लैपटॉप में जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें एसएसडी लगा है 256 जीबी का। तो इसमें, सॉरी एसएससी नहीं, सॉरी एसएसडी जिससे क्या, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। एसएससी लिखा गया था। तो ये होता है, ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखना। तो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा कौन है? मैग्नेटिक टेप हो गया, जिससे आप लोग कोई भी चीज तुरंत उसमें सहायक मेमोरी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। सीडी रोम हो गया। फ्लॉपी डिस्क, आजकल जो पेन ड्राइव वगैरह हैं वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वो सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सभी इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा जो 1969 में बनाया गया था, और ये बनाया गया था तारापुर। कल के क्लास में भी हमने बताया, तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ये है। और भारत का जो दूसरा परमाणु स्टेशन है, दूसरा जो परमाणु
जो दूसरा परमाणु स्टेशन है ये कहाँ पे बनाया गया था? पहला वाला तो तारापुर में, दूसरा वाला कोटा में बनाया गया था। कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ पे ये बनाया गया था। ठीक, तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु वो क्या परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तब जवाब कुछ दूसरा हो जाएगा। अभी बताते हैं परमाणु रिएक्टर क्या होता है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन क्या होता है। पहला परमाणु रिएक्टर, ठीक, पहला परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो ये आपका पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। अप्सरा। और ये कब हुआ था? 1956 में। ये कहाँ पे? ट्राम्बे महाराष्ट्र में, मुंबई। ठीक ना। अब देखिए परमाणु ऊर्जा स्टेशन क्या होता है, परमाणु रिएक्टर क्या होता है। देखिए परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो होता है वो बिजली को उत्पन्न करता है। क्या करता है? बिजली को बनाता है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न। ये एक प्लांट होता है, पूरा बड़ा सा संयंत्र होता है जहां पे बिजली उत्पन्न की जाती है। और परमाणु रिएक्टर उस स्टेशन में या फिर उस संयंत्र में यूज किया जाता है, परमाणु रिएक्टर, ताकि वो जो विस्फोटक पदार्थ हैं उसको रिएक्ट करवा सके, उसको मतलब उसको फोड़ सके उसमें। तो ये परमाणु बड़े बड़े उसमें परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं परमाणु ऊर्जा स्टेशन में। एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन में कई सारे परमाणु रिएक्टर लगवा सकते हैं और उससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तब बताएंगे आप लोग तारापुर महाराष्ट्र में। कब? 1969 में। अगर आपसे पूछे आपका पहला परमाणु रिएक्टर कब बन के तैयार हुआ था, तो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा रखा गया था। इसे 1956 में बना करके तैयार किया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा वाला परमाणु स्टेशन कोटा राजस्थान में बनाया गया। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन परियोजना उत्तराखंड में है? तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है, परियोजना वगैरह भी एग्जाम में पूछी जाती है कि फला परियोजना कहाँ पर है। तो देखिए उत्तराखंड का जो फेमस परियोजना है वो है आपका टिहरी परियोजना, जो आपके एग्जाम में आपका दिमाग खाएगा। वो कौन सा है? टिहरी परियोजना। इस वजह से अब क्लास में आया है तो इसको अभी पकड़ कर रखिए, इसको अभी दिमाग में पकड़ के रखिए। क्यों ये थोड़ा सा फेमस हो जाता है? क्योंकि ये आपका उत्तर प्रदेश के नजदीक है, उसके बाद ये 2 नदियों पे है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बिलांगना एंड भागीरथी नदियों के संगम पे ये बनाया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ परियोजना जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कोयना परियोजना जो है, कोयना परियोजना, ये कोयना नदी पे, अगर आपसे पूछे किस नदी पे है, तो कोयना नदी पे। कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ? तो ये किस राज्य में है? अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र राज्य में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे और कुछ परियोजना जैसे शरावती परियोजना पूछ ले, शरावती परियोजना ये किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे। तो ये तो आप लोग जानते हैं। आप लोग अब सोचेंगे कि इतनी आसान चीजें क्यों बता रहे हैं, हम तो पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे राज्य यहाँ पे बताया जा रहा है, राज्य याद रखना कि किस राज्य में ये बनाया गया है। ठीक, ये राज्य याद रखना। अगर आपसे पूछे कि महानदी हीराकुंड बांध है, पहले नदी नहीं, पहले हीराकुंड परियोजना जो विश्व की सबसे लंबी परियोजना भी है। तो ये पूछे किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महानदी पे। किस नदी पे? महानदी पे। अगर आपसे पूछे किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उकाई परियोजना पूछ ले, तो परियोजनाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। उकाई परियोजना, तो अब बता दीजिए ये किस नदी पे बना हुआ है। तो उकाई जो परियोजना है ये ताप्ती नदी, हट जाए पहले नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, फिर बाद में हम ही को कहेंगे आप लोग कि दिखता नहीं है, आगे खड़े रहते हैं। ताप्ती, अरे गड़बड़, ताप्ती नदी पे। अब ताप्ती नदी पे ये स्थित कहाँ पे, किस राज्य में? गुजरात में। एक परियोजना और लिख लीजिए, तुलबुल परियोजना अगर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे ये किस नदी पे है, तो ये झेलम नदी पे स्थित है। किस नदी पे? झेलम, सिंधु की सहायक नदी है। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में
स्थित है। तो ये सभी परियोजनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी परियोजना? उत्तराखंड राज्य में टिहरी परियोजना और भिलांगना और भागीरथी नदियों के संगम पे। अगर आपसे पूछे कि कोयना परियोजना, तो कोयना नदी महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि शरावती परियोजना, तो शरावती नदी कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे हीराकुंड बांध, तो महानदी कहाँ? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि उकाई परियोजना, तो ताप्ती नदी, और ये कहाँ पे? गुजरात में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के पीडीएफ पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ये और आपका ये चैनल हमेशा हेल्प भी करेगा। और बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो मॉडर्न हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री से कह रहा है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था उसे कौन लाया था? तो इसे लाने वाले कौन है? इंदुलाल याग्निक। कौन है? इंदु लाल थे ये, याग्निक, याग्निक। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। जर्मनी में यहाँ पे 1907 में 1907 में मैडम भीकाजी कामा कौन थी? ये भारतीय मूल मतलब भारत में पैदा हुई, पली बड़ी और भारतीय मूल हो गया। भारतीय मूल की फ्रांसीसी थी और फ्रांस में जाकर के क्या थी? फ्रांस में जाकर के रह रही, वहां की नागरिकता ले ली, तो वो क्या कहा गया? भारतीय मूल की फ्रांसीसी। तो वो थी भीकाजी कामा और इन्होंने स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी का एक शहर है, यहाँ पर एक तिरंगा झंडा फहराया। और वो पूछा जा रहा है कि वो झंडा लाया कौन था, किसने लाया, कब लाया? तो वो लाए थे इंदुलाल याग्निक। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, नहीं विश्वास हो तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। अब मैडम भीकाजी कामा के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भीकाजी कामा कौन थी, कौन थी, तो वो जो है दादा भाई नौरोजी को आप लोग जानते हैं। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो उनकी क्या थी? ये निजी सचिव थी। निजी सचिव वही सचिव, पंचायत वाले वही सचिव, तो पंचायत वाले सचिव। तो अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था? 1861। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सब चीज हमने पढ़ चुके। तो इतनी बातें भीकाजी कामा के बारे में याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था उसे कौन लाया था? तो उसे लाए थे इंदुलाल याग्निक। कौन लाए थे? इंदुलाल याग्निक। मैडम भीकाजी कामा कौन थी? दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी और इनका जन्म 1861 मुंबई में हुआ था। और ये जो स्टुटगार्ट कहाँ पे? जर्मनी में 1907 में इन्होंने एक झंडा फहरा दिया था। और ये भीकाजी कामा कौन थी? भारतीय मूल की फ्रांसीसी, भारत में पैदा हुई, पली बड़ी, फ्रांस में जाकर के बस गई, नागरिकता ले ली, भारतीय मूल की फ्रांसीसी। अब आ चुका साइंस का प्रश्न। कहाँ का? साइंस का प्रश्न, वो भी अदिश सदिश राशि से। अदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें केवल परिमाण हो। अदिश राशि कहाँ गया यार? अदिश राशि जिसमें केवल क्या होता है? केवल परिमाण होता है, परिमाण। और सदिश राशि क्या होता है? यहीं पे लिख लीजिए, नहीं तो सदिश राशि पूछेगा बेचारा, सोचेगा हमको नहीं पढ़ाए, अदिश राशि को केवल पढ़ाए हैं, हमको नहीं पढ़ाए। इसमें परिमाण भी होता है, साथ में दिशा भी होती है। दिशा पटानी वाला दिशा नहीं, डायरेक्शन वाला दिशा वो होती है। अब कुछ सदिश राशियों का एग्जाम्पल देख लीजिए
और हमारा काम खत्म हो। जैसे सदिश राशि हो गया, केवल परिमाण हो गया। जैसे दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आप वाला। और समय हो गया, समय किसी को जिसको आप समय देते हो। अगर क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक, क्षेत्रफल हो गया आपका। कार्य, ऊर्जा, तापमान, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा जो आप ताकत, कार्य जो आप लोग करते हैं, कार्य, ऊर्जा। और फिर क्या हो गया, तापमान हो गया, तापमान। और विशिष्ट ऊष्मा हो गया, विशिष्ट ऊष्मा, ये भी अदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गया, गुप्त ऊष्मा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, दाब हो गया, दाब। तो ये सभी क्या हैं, वो सभी आपके विद्युत धारा छूट रहा था, विद्युत धारा। तो ये सभी क्या चीजें हैं, तो ये सभी हैं अदिश राशियां। क्या है, अदिश राशियां। ठीक, इतनी आप लोग ध्यान रखेंगे। अदिश राशियां कौन से अदिश राशि हैं? अदिश राशि केवल परिमाण, केवल परिमाण हो अदिश राशि कहलाएगी। और परिमाण के साथ दिशा भी हो, दिशा पटानी वाला नहीं, दिशा डायरेक्शन वाला, तो वो कौन सी हो जाएगी, सदिश राशि। जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, हाल चाल वाला चाल नहीं, स्पीड वाला चाल। और कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, सरफेस टेंशन, बाल को आपस में चिपक जाना, पानी वाला मतलब दाढ़ी बनाने सेविंग वाला ब्रश जो आपस में चिपक जाता है, वर्षा की बूंदें गोल कैसे हो जाती हैं, बाल पेन काम कैसे करता है, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। मतलब पृष्ठ तनाव के। दाब हो गया और विद्युत धारा हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोग को लगातार क्लास में रहना होगा और मेहनत करना होगा। अगला प्रश्न फिर पॉलिटी से आ चुका है और ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो कहाँ से शामिल किया गया था? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अब्सेंट रहता है, लेकिन ये प्रश्न में है कहाँ से शामिल किया गया। तो ये लिया गया था अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य, सॉरी कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है, हम समझे कि फंडामेंटल अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में ये कहाँ से लिया गया? तो ये रूस से या फिर सोवियत संघ से लिया गया। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्यों के बारे में तो शामिल किया गया, तो शामिल किया गया, अरे यार संशोधन पूछ रहा है, तो इसे 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगर मौलिक कर्तव्य पूछे किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में संविधान के, तो अनुच्छेद 51 के ए में। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य सिफारिश कौन सी समिति की थी, किस समिति के सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। कौन सी समिति थी भैया? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जब ये सिफारिश किया, संशोधन हुआ, अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो ये पूछेगा अब कि कितना जोड़ा गया। अच्छा लिया गया ये नहीं बताएं, कहा लिया गया पहले बता दिए थे, लिया गया रूस से। अब जब जोड़ा गया, इसने सिफारिश करी तो केवल 8 ठू, केवल कही थी 8 ठू जोड़ दीजिए, लेकिन जब जोड़ा गया ना तो 10 ठू जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान समय पूछे कितने हैं, तो 11 हैं वर्तमान समय में। अब आप कहेंगे कि कैसे एक ठू बढ़ा, तो हुआ था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। और इसके तहत शिक्षा को इसमें क्या कर दिया, शिक्षा को मौलिक कर्तव्य को बना दिया गया, शिक्षा को इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो ये हो गए अब 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया रूस से। अनुच्छेद 51 ए भाग 4 के क
और सिफारिश किए थे सरदार स्वर्ण सिंह, लेकिन कहे थे 8 जोड़ा, लेकिन जोड़ दिए थे 10। फिर वर्तमान समय में है कितने, 11। एक और जुड़ा। 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया, लिया गया रूस से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान और गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, यहाँ पे अटेंशन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है V बराबर 1/P। ये होता है बायल का नियम। ये क्या होता है, बायल, यहाँ पे बे बनाइए, वायल नहीं, बायल का नियम। बायल ने बताया था, कहा था कि अगर स्थिर तापमान है, गैस स्थिर तापमान पे जो गैस का आयतन होता है वो दाब के, यहाँ पे जो गैस का आयतन, V फॉर आयतन, वेलोसिटी, P फॉर प्रेशर, दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये संबंध दिया किसने, बायल का नियम ये कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, सच में साइंस का प्रश्न है और आगे पूछा भी जाएगा। एक ऐसे गैसों से संबंधित एक था, कौन सा नियम, चार्ल्स ने भी एक नियम दिया था, तो आप लोग चार्ल्स का नियम भी याद रखेंगे, चार्ल्स का नियम, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चार्ल्स ने कहा था कि आदर्श गैस का जो तापमान होता है, आदर्श गैस का तापमान, तो इन्होंने बताया था कि जो आदर्श गैस का तापमान है वो स्थिर दाब पर परम तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो दाब, आदर्श गैस का जब तापमान जो है स्थिर दाब पर, दाब कांस्टेंट रहे, स्थिर दाब पर परम ताप के, यानी ताप का टेम्परेचर T के समानुपाती होता है। क्या, स्थिर दाब का तापमान स्थिर दाब पर, तो यानी कि ये कह रहे हैं V बराबर गड़बड़ हम ही लिख दिए हैं यहाँ पे, आदर्श गैस का आयतन स्थिर दाब पर परम तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि V बराबर, यहाँ पे उल्टा यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, V बराबर T, मतलब सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब एक चीज गलत होता है ना तो उसके चक्कर में और भी चीजें गलत हो जाती हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कह रहा है कि आदर्श गैस का आयतन जो है, आयतन V, वो स्थिर दाब पर परम तापमान, तो परम तापमान क्या होगा, T के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है, चार्ल्स का नियम। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन पुरस्कार संगीत से संबंधित है? देखिए, कुछ पुरस्कार और उनके क्षेत्र, या फिर ये पूछा जाता है पुरस्कार राशि कितनी मिली या कितनी होती है, या पूछा जाता है कि ये कब शुरुआत हुआ था, मतलब किसको दिया गया, ये सभी पूछे जाते हैं। तो कौन पुरस्कार संगीत से संबंधित है, तो संगीत से संबंधित ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड। तो आप लोग तो अब पढ़ के एकदम पक चुके हैं, एकदम पक्का बेर हो गए हैं कि ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, संगीत में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्रैमी अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1959 से ग्रैमी अवार्ड का शुरुआत हुआ था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ऑस्कर पुरस्कार अगर आपसे कोई पूछ ले, नींद में तो पूछ ले आपसे कि कब मतलब किस में दिया जाता है, तो आप लोग बताएंगे नींद में, फिल्म में दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कब दिया जाता है तो आपका नींद खुल जाएगा। तो ये आप लोग इसी वजह से, आपको अगर पता नहीं हो तो याद कर लीजिए, 1929 में ये शुरुआत हुआ था। कब से शुरुआत हुआ था, तो ये 1929 से। अगर आपसे पूछे कि पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर
अगर पुलित्जर पुरस्कार पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी। मान बुकर पुरस्कार ये किस में दिया जाता है, तो ये साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है, साहित्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 से। अगर आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 से। कब? 1952 से। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि कौन पुरस्कार संगीत क्षेत्र से संबंधित है, तो आप अगर सो रहे होंगे तो भी बता देंगे कि ग्रैमी अवार्ड। लेकिन अगर कोई पूछ लेगा बताइए कब से इसकी शुरुआत हुई, तो आपका नींद खुल जाएगा तुरंत, इतना मान लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। तो 1959 में से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है, 1929 से शुरुआत हुई थी। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से दिया जाता है 1917। क्योंकि अब पढ़ना है तो एकदम बढ़िया से तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में थोड़ा सा जा करके, थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा डिटेल में जाने लगा है। अब वो जान रहा है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते सब सीख गए हैं कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। लेकिन अब वो पूछेगा कि कब से शुरुआत हुई, इसकी दिए जाने की शुरुआत कब से हुई, तो 1969 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब से? 1952 में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? आजकल नहीं है वाला, यहाँ पे जो नहीं है वाला जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे ये वाले प्रश्न भी क्लास में लिया जाने लगा। देखिए, रक्त परिसंचरण के बारे में पूछ रहा है, तो एक तो ये साइंस का प्रश्न है, और एक तो ये नहीं वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन, तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो इसमें 3 ऑप्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, रक्त परिसंचरण के तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बवाल को छोड़ करके। तो देखिए, रक्त परिसंचरण, एक तो हृदय है, हृदय मेरे हिये में गई है समाए, भक्तों की भाग्य बड़ी भक्ति। तो ये हृदय मतलब हिये मतलब हृदय, यानी कि दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। तो दिल हो गया। फिर आपका रुधिर हो गया, रुधिर, हाँ, दिल और रुधिर यानी कि खून। रुधिर मतलब क्या? खून। तो खून हो गया, रुधिर हो गया। अब तीसरा हो गया धमनी, अभी बताते हैं धमनी क्या काम करता है। चौथा हो गया क्या? आपका सिरा। इसके अलावा कुछ भी नसें वगैरह, मतलब सिरा, हाँ सिरा, ये सभी, सिरा मूड वाला सिर नहीं, सिरा जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो वाला, ये चारों क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र के हमारे अंग हैं। कभी कभी क्या करता है? हृदय दे देता है, रुधिर दे देता है, और इनको रक्तवाहिनियां कर देता है। धमनी और सिरा दोनों मिला के रक्तवाहिनियां, मतलब रक्त को बहाने वाली, ऐसे करके ऑप्शन में दे देता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए, रुधिर मतलब ये रक्त परिसंचरण के तंत्र के हिस्सा है। धमनी क्या काम करता है? धमनी कौन सा रक्त ले जाता है? बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, धमनी बड़ा है ना, तो बड़ा क्या होता है? शरीर बड़ा होता है। तो शरीर, ये रक्त कहाँ से ले जाएगा? ये रक्त या हृदय से, हृदय छोटा होता है, हृदय से ले जाएगा शरीर में। अब जब हृदय से शरीर में रक्त ले जाएगा तो वो कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? शुद्ध, क्योंकि शरीर में शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है। धमनी बड़ा है तो शरीर बड़ा है, तो शरीर में रक्त ले जाएगा। सिरा क्या है? छोटा, मतलब 2 ही अक्षर का है सिरा। तो ये क्या काम करेगा? ये शरीर से रक्त कहाँ पे ले जाएगा? हृदय में। हृदय क्यों हृदय में ले जाएगा? क्योंकि हृदय छोटा है। तो सिरा काम छोटा है, तो छोटी जगह पे रक्त ले जाएगा, तो हृदय में ले जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। जब हृदय में रक्त जाएगा तो कैसा रक्त जाएगा? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त जाएगा? अशुद्ध रक्त। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ऐसे ध्यान रखेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे जिससे आप लोग को याद रहे। अब आप लोग मतलब जो आपका प्रश्न है उसको सही कर पाए, और किसी चीज से मतलब नहीं है। कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग है? कौन सा रक्त परिसंचरण? तो एक हृदय हो गया, रुधिर हो गया, धमनी हो गया, सिरा हो गया, ये सभी रक्त परिसंचरण तंत्र के अंग है। धमनी क्या काम करता है?
हृदय से शरीर में रक्त ले जाता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। सीरा का काम करता है, शरीर से हृदय में रक्त ले जाता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो अपने बुढ़ऊ यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कहाँ चला जा रहा है? तो ये हैं आपके कौन? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पुस्तक, अब अच्छा इन्होंने गणना कब किया था तो ये बता दीजिए। इन्होंने 1867-68 में गणना किया था। और ये भी बात पूछी जाती है, ये डेट भी पूछा जाता है कि इन्होंने कब गणना किया था और इनका रिपोर्ट कब आया था। रिपोर्ट हुआ तो बता दीजिए। रिपोर्ट इनका मतलब 68 में किताब इनकी आए थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में था कि 1968 में जो प्रति व्यक्ति आया था, प्रति व्यक्ति आय वो कितना था? 20 रुपये, मात्र 20 रुपये। आजकल 20 रुपये में तो मोमो लोग खाने जाते हैं तो केवल 6 मिलता है, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी। तो अब आगे चल करके राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब ये पूछा गया कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। आगे चल करके राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया राष्ट्रीय आय समिति के? तो इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया। पीसी महालनोबिस को बनाया गया इसके अध्यक्ष। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौथी बात क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस। अब वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान समय में कौन करता है, तो CSO करता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कोलकाता में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी किया था 1867-68 में। डेट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट दिया 1800, इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। 1868 के समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ। इसकी अध्यक्ष कौन बनाया गया? पीसी महालनोबिस बनाया गया। अगला है सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? पकड़ लो, आ गया। सूर्य का जो चमकता हुआ सतह है ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप लोग सौरमंडल पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। सूर्य का जो चमकता हुआ सतह है फोटो स्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है फोटो स्फीयर। अगर आपसे पूछे कि ये जो फोटो स्फीयर है इसका सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्र को, कहाँ गया? सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। और कोर का तापमान अगर आपसे पूछ ले, इस कोर का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो सूर्य है ना ये स्थित कहाँ पे है सौरमंडल में, तो ये जो है आपके ब्रह्मांड जो है ना उसके केंद्र में स्थित है। कहाँ पे? ब्रह्मांड के केंद्र में। एक चीज अगर आपसे पूछे कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ये यहाँ पे अभिक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसके द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उससे सूर्य को क्या मिलती है? ऊर्जा। जिससे क्या मिलती है? हम लोग को भी ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य स्थित है ब्रह्मांड के केंद्र में और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन से
ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। मोपला विद्रोह किन वर्षों में? देखिए कुछ विद्रोह भारत में हुए अलग अलग जगहों पे, और वो पूछा जाता है कि कहाँ पे, जिसमें मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है, ये फेमस है थोड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोपला विद्रोह जो है 1921-22 में हुआ था। 1921-22 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? केरल के मालाबार में। केरल के कहाँ पे? मालाबार में। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो आपके मोपला विद्रोह था ना, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे। अली मुसलियार थे। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखने। अब कुछ विद्रोहों के बारे में 2-3 विद्रोह कम से कम याद रखेंगे जो मतलब मुख्य है। नील विद्रोह अगर आपसे पूछे, नील विद्रोह, अब वो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती वाला नहीं है भैया, वो आप लोग मत समझिएगा। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1959 को नील विद्रोह हुआ था। अब एक होता है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, ये विद्रोह वगैरह ज्यादातर जनजाति वगैरह के द्वारा किया जाता था, जनजातियों के द्वारा किया जाता था। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि ये मतलब इसका थोड़ा डेट लंबा है, 1928 से लेकर के 33 तक चला था अहोम विद्रोह असम में। तो ये दो विद्रोह मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 1921 डेट मिलता है एग्जाम में, 1921 ही ज्यादा मिलता है। तो ये मोपला विद्रोह शुरू हुआ था 1921 में केरल के मालाबार में। नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। नील विद्रोह जो है बंगाल में, और अहोम विद्रोह असम में। तो डेट इनका यहाँ पे दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। किसी चीज को वहां पे संग्रहित है कंप्यूटर में, जो उनकी स्मृति होती है, कंप्यूटर जो एसएसडी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव जो भी लगा है वहां पे, फ्लॉपी डिस्क, उसमें से जो आपके वीडियो है, आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सब वहां पे निकाला जाएगा। तो वो जो निकालने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहा जाएगा? आउटपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस। अब कुछ डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ये वो आउटपुट प्रोसेस इनपुट प्रोसेस द्वारा काम करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दीजिए। आउटपुट डिवाइस, ये आपसे पूछे कि मतलब आउटपुट डिवाइस के जैसे एग्जाम्पल क्या है, पूछा जाता है। मॉनिटर हो गया, और प्रोजेक्टर हो गया आपका, प्रोजेक्टर जिसपे आप लोग क्या देखते हैं? वीडियो देखते हैं। और मॉनिटर जिसमें आप लोग गेम खेलते हैं, गेम खेलते समय देखते हैं। और हो गया आपका प्रिंटर, हो गया प्रिंटर, आपका वो स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, हाई क्या बोलते हैं, हाँ प्रिंटर स्पीकर, और क्या हो गया? प्रिंटर स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपका इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करेंगे। इनपुट यहाँ पे लिख लेते हैं। इनपुट डिवाइस जो आपके डाटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जैसे इनपुट डिवाइस में क्या हो गया? जैसे आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, और आपका कौन सा हो गया? प्रकाशिकी पेन जिसे लाइट पेन बोलते हैं, प्रकाशिकी पेन हो गया। ये सभी कौन से डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस हैं। और सारे ढेर सारे इनपुट डिवाइस हैं, आजकल तो और भी ज्यादा इनपुट डिवाइस बन गई हैं। तो कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम को निकालने की प्रक्रिया जो है आउटपुट प्रोसेस कहलाता है। कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पहले देख लीजिए। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, तो ये सभी क्या है? आउटपुट प्रोसेस। मतलब
जो वहाँ पे जानकारी बीच में बाहर निकाली जाती है। और इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया और प्रकाशिकी पेन जिसे लाइट पेन बोलते हैं, ये सभी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई थी? तो देखिए इंद्रधनुष कार्यक्रम या फिर मिशन इंद्रधनुष अभी दोनों बताया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सरकारी बैंक थे, इंद्रधनुष कार्यक्रम पूछे तो ये बैंकों से संबंधित था। सरकारी बैंकों का पुनरुद्धार, हमको लिखने नहीं आ रहा है, ऐसे पुनरुद्धार करने के लिए, यानी कि फिर से डेवलप करने के लिए, या फिर उसके जो प्रोसेस है, मतलब जो उसका डेवलप करने का जो रुक गया है विकास, उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था। इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर मिशन इंद्रधनुष पूछ ले, मिशन इंद्रधनुष ये पूछ ले, इसका संबंध किस चीज से है? अगर मतलब इंद्रधनुष पूछे तो ये आप लोग बताएंगे इसका संबंध बैंक से है, बैंकिंग से है। अगर मिशन इंद्रधनुष का संबंध पूछे तो इसका संबंध है टीकाकरण से, टीकाकरण। इसके तहत ये सही नहीं लिखाया है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। इससे 6 प्रकार या 3 प्रकार के टीकाओं को लगाया जा रहा था। ये शुरू हुआ था 2014 में। 2014 में कभी आएगा ये मिशन इंद्रधनुष के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। अगर आपसे पूछे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। ये 2001 से चला था 2012 तक। कब से चला? 2001 से 2012 तक। और भी कुछ योजना, अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना का संबंध किससे है? तो जो दोपहरिया में भोजन कराते हैं प्राइमरी विद्यालय में, तो मिड डे मील 1995 से शुरू हुई थी। उसके तहत क्या खिचड़ी बनवाते, किसी दिन खीर बनवाते, किसी दिन खिचड़ी बनवाते, किसी दिन आलू सोयाबीन का सब्जी बनवाते हैं, किसी दिन वो तहरी बनवाते हैं। और हर घर जल, ये हर घर जल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हर घर जल कार्यक्रम 2019 में। इसके तहत आप देखते हैं गांव-गांव में टोटी लगाया जाता है, वो बनवाया जाता है, क्या पानी का टंकी बनवाया जाता है। पानी किसी दिन नहीं आता है, मतलब अधिक जगहों पे, तो अधिकतर जगहों पे पानी नहीं आता। तो ये सभी चीजें हर घर जल कार्यक्रम के द्वारा ही की जा रही थी। तो आइए चलिए रिवीजन करते हैं। इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई? तो सरकारी बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित था, 2014 में ये शुरू की गई थी। और उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क से संबंधित 2001 से लेकर के 2012 तक। इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया था। मुंबई हो गया, आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई को आपस में सड़कों के द्वारा जोड़ा गया था। मिड डे मील, तहरी वाला, खिचड़ी वाला 1995 को शुरू हुआ था। हर घर जल कार्यक्रम और पानी टंकी वाला 2019 को शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी पहल है? तो ये जो पहल है ना, ये शुरुआत किए थे कौन? यूरोपीय संघ द्वारा। सबसे पहले यूरोपीय संघ में कितने कंट्री हैं? आइए, मतलब आप लोग बताइए, हम तो बताए थे आपको। ये संबंधित किसके है? आइए कुछ जो है जलवायु या फिर पर्यावरण से संबंधित कुछ चीजों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर आपसे पूछे कि इसका स्थापना, यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के संबंधित, मतलब पर्यावरण प्रबंध के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी साथ में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? पर्यावरण प्रबंध के लिए। तो पर्यावरण से संबंधित जो देख रेख है उसको करना, पर्यावरण प्रबंध के लिए इसका शुरुआत की। क्योटो प्रोटोकॉल, अगर आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इसका उत्सर्जन जो होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की
उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अब एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ, जापान में है। क्योटो अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो ये जापान में है, ठीक। ये वहां पे सम्मेलन ये वहीं पे भी हुआ था। अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये हुआ था 1987, 16 सितंबर 1987 में। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ओजोन परत संरक्षण के लिए ये किया गया था, ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था, ओजोन परत संरक्षण के लिए। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी पहल है, तो ये यूरोपियन संघ की पहल है। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी यूएनईपी की स्थापना। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो यूएनईपी की स्थापना पर्यावरण प्रबंधन के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में 1997 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। अब आया युद्ध और महासंग्राम वाला प्रश्न। अब इसमें आएगा क्या मजा। अब ये है आपके इंडियन हिस्ट्री का। अब इंडियन हिस्ट्री का है जो हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अब आता प्लासी का युद्ध, कि प्लासी का 1757 में लड़ा तो गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में। पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे, 23 जून कब लड़ा गया था, 23 जून 1757। और यहाँ पे एक तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से कौन था, अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। बहुत खतरनाक था, बहुत कमीना था रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरे थे आपके बेचारे, पेन कुरकुर कुरकुर कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे तरफ थे आपके सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 30 जून 1757 को। एक और आप लोग इस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आया नहीं तो नाम बदल देंगे, किसी ना किसी एग्जाम में तो ये जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। क्या पता इस बार आपके ही एग्जाम में आए। तो बक्सर का युद्ध, और ये कब लड़ा गया था, 1764 को। इसमें एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे 3 लोग। कौन कौन से लोग थे, 3 लोग कौन थे, मीर कासिम था, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था। अब सुजाउद्दौला था, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला और एक शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, शाह आलम सेकंड। 3 लोग लड़े, उसके बावजूद भी अंग्रेजों का विजय हुआ और अंग्रेजों का बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भयंकर तरह से आधिपत्य हो गया। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा। तो सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, प्रश्न ये है। और वैसे भी प्लासी का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। डेट ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डेट याद रखेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि 1757 में प्लासी हुआ था, लेकिन 23 जून 1757 पूरा याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इस समय गहराई में जा रहा है। कहाँ पे आप लोग समझ नहीं सकते। अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला के भी 1757 में भिड़ान हुआ था प्लासी के लड़ाई में। बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, डेट वोट भी इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडिशनल प्रश्न के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं तो इतना बहुत है, 1764 याद रखेंगे। अंग्रेज मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय एक तरफ से थे। तो येन किसकी मुद्रा है, अरे बाप, येन जो है
इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जापान, जापान येन किसकी मुद्रा है? जापान की। अब कुछ देश और उनके मुद्राओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव, तो यहां पे मालदीव की यहां पे रुपया चलती है। ये भारत वाला रुपया नहीं है, मालदीव का अलग रहेगा। यहाँ पे क्या चलता है? रुपया चलता है। और इंडोनेशिया में पूछ ले, इंडोनेशिया में क्या चलता है? यहाँ पे भी क्या चलता है? रुपया चलता है, रुपया। और अब भूटान में पूछ ले, भूटान की मुद्रा, तो यहां की मुद्रा है नेगुलट्रम, नेगुलट्रम ऐसे करके। नेगुलट्रम यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद आपका थाईलैंड पूछे, थाईलैंड यहाँ पे मसाज कराने जाइए। यहाँ की मुद्रा क्या होती है? बेहत होती है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा रिंगित। क्योंकि राजधानी मुद्रा आपको जरूर याद रखना है, खासकर अपने आस पड़ोस के कंट्री का जो नामी, जो ज्यादा जिनका नाम चलता है उन कंट्री का नाम याद रख लेंगे। 193 का नहीं, जो मुख्य मुख्य है उनका नाम याद रख लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। दक्षिणी कोरिया का वान होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुद्रा, तो ये कुछ देश और उनके मुद्राओं के हमने यहाँ पे लिखा। अगर आपसे पूछे कि येन किसकी मुद्रा है, तो जापान की। मालदीव की रुपया क्या है? मुद्रा रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। भूटान का नेगुलट्रम। और थाईलैंड का क्या है? बहत है। रिंगित किसकी है? मलेशिया की। रिंगित किसकी है? मलेशिया की। और कोरिया का क्या है? दक्षिण कोरिया की वान है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी किया है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? पहली बार कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 1930 में। कहां पे हुआ था? हैमिल्टन। हैमिल्टन में हुआ था पहली बार। और हैमिल्टन कहां पे है? कनाडा में है। और भारत इसमें कब भाग लिया था? कॉमनवेल्थ गेम में भारत कब भाग लिया था? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि भारत इसमें दूसरे कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था भारत। अगर आपसे पूछे कि इसमें भाग कब लिया था, तो 1934 में। क्योंकि ये 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ये कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो ये 4 वर्ष में एक बार होता है। तो पहली बार 1930 में हो रहा है, तो दूसरी बार 1934 में होगा। तो 1934 में जो आपके लंदन में हो रहा था, लंदन में, वहां पे भारत ने पहली बार भाग लिया था। और अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ है 2022 में हुआ था। और 2022 में कहां पे हुआ था? बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 में कहां पे होगा? 4 साल बाद होता है ना, तो 2026 में जो है वो ग्लासगो में होगा, ग्लासगो। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की। तो ऑस्ट्रेलिया 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करता है। पहली बार 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। भारत भाग लिया 1934 वाले में, जो कि लंदन में हो रहा था। और 4 वर्ष के अंतराल पे ये होता है। और 2022 में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ अभी रिसेंटली। और 2026 वाला जो आयोजन होगा वो ग्लासगो में होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए। धन्यवाद।